Good morning, friends. My name is Nikul Waja, and you're watching our YouTube channel Easy Learning. So, जहां रुके थे वहीं से शुरू करते हैं. ठीक है, ये लास्ट पार्ट है. दिस विल बी द लास्ट पार्ट ऑन टैक्स प्लानिंग कॉन्सेप्ट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव. हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था टैक्स रेट कितने होते हैं, कौन से एसएससी को कितना टैक्स लगता है. ठीक है, सेस क्या होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या होता है वो पढ़ लिया था, रिबेट क्या होता है वो पढ़ लिया था. अब लास्ट टॉपिक है जो बेसिक्स में आता है, वो है सरचार्ज. व्हाट इज सरचार्ज? इन सिंपल वर्ड्स, सरचार्ज मींस टैक्स ऑन टैक्स. गवर्नमेंट ये कहती है कि देख भाई, यहाँ पे भाई कौन है तो क्या एसएससी, ये बोलती है देख एसएससी तू बहुत पैसा कमाता है, तो तेरा थोड़ा बहुत फर्ज बनता है कि तू और टैक्स भर हमारे लिए. ठीक है, तो जब भी किसी एसएससी की इनकम बहुत ज्यादा होती है तो गवर्नमेंट उस पे सरचार्ज कलेक्ट करती है. अभी डिफरेंट एसएससी के लिए डिफरेंट सरचार्ज भी लगा के रखे हैं. तो देखते हैं सबसे पहले एचयूएफ, इंडिविजुअल, एओपी और बीओआई, ये चारों के लिए सरचार्ज का क्राइटेरिया क्या है अकॉर्डिंग टू एज पर फाइनेंस एक्ट 2019. ठीक है, असेसमेंट ईयर 2021 में क्या एप्लीकेबल होने वाला है, तो ये वही रेट्स है. तो देखते हैं, अगर कोई ऐसा एसएससी है जो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या फिर एओपी है या बीओआई है और उसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा लेकिन 1 करोड़ से कम है, तो गवर्नमेंट 10% सरचार्ज चार्ज करेगी, लेविट करेगी. और ये सरचार्ज आप किस पे करोगे, आपकी टोटल इनकम पे या आपकी नेट टैक्सेबल इनकम पे? नहीं, आप पे करोगे तो कि आपका जो टैक्स लायबिलिटी आती है, जैसे ही आपकी नेक्स्ट टैक्सेबल इनकम पे आपने जो टैक्स कैलकुलेट किया है और आपका जो सरचार्ज का स्लैब है उस हिसाब से आपको जो इनकम टैक्स आया है, जो टैक्स लायबिलिटी है, उस पे सरचार्ज एप्लीकेबल होगा. मान लीजिए कि 10 लाख की आपकी नेट टैक्सेबल इनकम थी, उस पे 1 लाख का टैक्स आया. ठीक है, तो सरचार्ज जो है वो किस पे लगेगा तो कि 1 लाख पे लगेगा, ना ही 10 लाख पे लगेगा. याद रखना ये बात. ठीक है, कोई ऐसा एसएससी है जिसकी इनकम 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ के बीच में है तो 15%, 2 करोड़ से ज्यादा लेकिन 15 करोड़ से कम तो 25%, 5 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ से कम तो 37%, और उससे भी ज्यादा हो तो भी 37%. ये सरचार्ज एप्लीकेबल किसको होंगे? जो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है और बीओआई है. ठीक है, अब बात करते हैं तो कि कंपनीज की. हमारे इंडिया में कंपनी को 2 पार्ट में बाइफरकेट किया है इनकम टैक्स ने. सबसे पहले डोमेस्टिक कंपनी जो कि घर की कंपनी होती है, और एक होती है फॉरेन की कंपनी जो बाहर की कंपनी होती है. ठीक है, और उनके लिए भी कुछ क्राइटेरिया सेट करके रखा है जहां पे कंपनीज भी सरचार्ज पे करेगी. ठीक है, तो कब पे करेगी? तो सबसे पहले बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी की. तो कि देखो, डोमेस्टिक कंपनी को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है कि सबसे पहले नेट इनकम, जिनकी नेट इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है, उनको 7% सरचार्ज पे करना पड़ेगा. और जिसकी नेट इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है उसको 12% चार्ज करना पड़ेगा. ठीक है, पे करना पड़ेगा. अब बात करते हैं फॉरेन कंपनीज की. तो कि फॉरेन कंपनी का भी सेम बाइफरकेशन है, 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम और 10 करोड़ से ज्यादा. तो पहले केस की बात करते हैं जिसका मोर देन 1 करोड़ बट नॉट एग्जिटिंग 10 करोड़, तो उनको 2%. अब बात करेंगे जिनका 10 करोड़ से ज्यादा, नेट टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 10 करोड़ सॉरी, तो 5%. अभी आप बोलोगे कि भाई डोमेस्टिक कंपनी को इतना सरचार्ज क्यों पे करना पड़ रहा है और फॉरेन कंपनी इतना कम पे क्यों कर रही है? तो उसका रीजन है,
हमने पढ़ा था कि डोमेस्टिक कंपनी के लिए जो इनकम टैक्स का रेट है वो फ्लैट 30% है, ठीक है, और फॉरेन कंपनी का जो इनकम टैक्स का परसेंटेज है वो फ्लैट 40% है। तो 10% फॉरेन कंपनी ज्यादा पे कर रही है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन हियर इन केस ऑफ पेइंग surcharge foreign company is getting benefit in respect of domestic company. ओके, अब बात करते हैं कि कौन से स्टेप्स है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन टैक्स प्लानिंग। आप जब भी अपना टैक्स प्लान करोगे तो आप कौन से पॉइंट को याद रखोगे और किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट कि सबसे पहले एसएससी को अपना रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप देखना पड़ता है कि भाई आप कौन से रेसिडेंशियल स्टेटस हो, आप इंडिया के रेसिडेंट हो, आप रेसिडेंट विद ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, या फिर आप नॉन रेसिडेंट हो, या फिर आप रेसिडेंट हो बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में यानी कि अपना जो नेक्स्ट चैप्टर होगा रेसिडेंशियल स्टेटस, हम वहां पे ये पढ़ेंगे, ठीक है। फिर वो कहा कौन से देश का, कौन से नेशन का, कौन से कंट्री का वो सिटीजनशिप है वो भी देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, आपने रेसिडेंशियल स्टेटस तो डिफाइन कर लिया कि हाँ मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं। अब देखेंगे कि आप कौन से पीवाई एंड एवाई में फॉल होते हो, यानी कि कौन सा प्रीवियस ईयर, कौन सा असेसमेंट ईयर। कुछ एसएससी ऐसे होते हैं जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहते हैं, अभी उनको पता चला है कि ये इनकम टैक्स रिटर्न नाम की भी कोई चीज होती है, तो वो सोचते हैं अभी मैं भरूं, नहीं मैं काम करता हूं, मैं प्रीवियस ईयर मतलब अभी आप जो करंट ईयर में हो मैं पिछले साल के भी भरना चाहता हूं, तो फिर आपको उस हिसाब से आपका टैक्स प्लानिंग करना पड़ेगा। अभी हम असेसमेंट ईयर कौन सा है तो कि 2021 है, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर कौन सा एप्लीकेबल होगा तो कि 1920 होगा। तो कोई ऐसे बोलेगा नहीं मुझे असेसमेंट ईयर 1920 का रिटर्न भरना है, तो हाँ भर सकता है वो, ठीक है। तो उसके लिए पीवाई कौन सा एप्लीकेबल हो जाएगा तो कि 1918 विल बी द प्रीवियस ईयर। ओके, तो ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि आपका कौन सा प्रीवियस ईयर है और आपका असेसमेंट ईयर कौन सा है। एक बार फिर से याद दिला दूं, प्रीवियस ईयर मींस जिसमें आप इनकम कमाते हो, और असेसमेंट ईयर मींस जब आप उस इनकम पे टैक्स पे करते हो आफ्टर असेसिंग योर टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। थर्ड, भाई आपकी एज लिमिट कौन सी है, मुझे सब पता चल गया, मैं रेसिडेंट हूं, मुझे कौन से एवाई और पीवाई में रिटर्न फाइल करना है मुझे पता चल गया। अब आपको एज लिमिट डिफाइन करनी है। अभी हम पढ़ रहे इंडिविजुअल HUF, ये सबका हम टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग नहीं है ये इंडिविजुअल टैक्स प्लानिंग है। जीता जागता इंसान है यहाँ पे, तो उसकी एक एज होती है। हमने स्लैब रेट्स पढ़े थे 60 ईयर, मोर देन 60 ईयर बट नॉट मोर देन 80 ईयर्स एंड मोर देन 80 ईयर्स। ये 3 स्लैब्स थे, 60 ईयर्स तक, 60 से लेके 80 तक और 80 से ज्यादा। तो आपको एज लिमिट डिफाइन करनी पड़ेगी। देन कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, मैं कौन से हेड में इनकम कमाता हूं वो आपको देखना पड़ेगा। क्या मैं सैलरी से कमाता हूं तो क्या हाँ मैं सैलरी भी कमाता हूं, मेरी हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम है और मेरी थोड़ी बहुत अदर सोर्स से भी इनकम है, तो आपको अपना ग्रॉस टोटल इनकम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स को ऐड करके आपको जो मिलेगा वो आपका ग्रॉस टोटल इनकम होगा। तो सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपके कितने हेड से कितनी इनकम हो रही है, तभी जाके आपको ग्रॉस टोटल इनकम पता चलेगा। देन आते कंप्यूटेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम, भाई आपने कुछ ऐसी भी इनकम कमाई है जो टैक्सेबल नहीं है, उसको एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जेम्प्ट होती है। अब आपने बहुत सालों पहले LIC ओपन करके रखी थी, आज जाके वो मैच्योर हुई है, तो आपको जो मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलता है वो एग्जेम्प्ट होती है। तो वो भी तो बताना पड़ेगा कि देख गवर्नमेंट, मैंने अपनी कुछ कमाई का हिस्सा इकट्ठा करके यहाँ पे जमा किया था और मुझे एक साथ में इतना पैसा मिला है, तो आगे जाके गवर्नमेंट उंगली ना उठा सके कि भाई तेरी इतनी इनकम आई कहां से और ये जो अमाउंट आया वो कहां से आया।
तो आपको बता सके ना ये मेरा LIC मैच्योर्ड हुआ है, तो गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है ये एग्जेम्प्ट इनकम है, इसके ऊपर टैक्स मत भरना, तो आपको वो इनकम भी कंप्यूट करनी पड़ेगी। देन बात करते हैं डिडक्शन की। कुछ ऐसे डिडक्शन होते हैं जो पेमेंट रिलेटेड होते हैं और कुछ होते हैं इनकम रिलेटेड। आप जब भी सैलरी कमाते हो तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है या आपका जो एम्प्लॉयर है वो TDS काट लेता है, तो ये इनकम रिलेटेड हुआ। आप कोई शो में पैसा कमाने जाते हो, आपने कहीं से लॉटरी खरीदी और आपको लॉटरी लग गई है, तो उस पर भी 30% फ्लैट चार्ज लगता है, वो TDS काट के ही आपको देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो पेमेंट रिलेटेड होते हैं। आप सपोज एक कार खरीदने गए हो तो वहां पे आपका टैक्स कलेक्ट कर लिया जाता है पहले ही, ठीक है, तो ये बात हुई TDS और TCS रिलेटेड, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। और लास्ट पॉइंट है कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन। आपने डिडक्शन तो पता कर लिया कि मेरे कितने डिडक्शन है, कौन से और कहां से डिडक्शन आने वाला है। अभी आपको टोटल डिडक्शन कंप्यूट करने पड़ेंगे और वही टोटल डिडक्शन को आप ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस कर देंगे, तो आपकी नेक्स्ट टैक्सेबल इनकम आ जाएगी और उसी पे आप अपना टैक्स कैलकुलेट करोगे। तो ये थे हमारे स्टेप्स इन टैक्स प्लानिंग। आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, कि स्टेप्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। कि भाई इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन से स्टेप्स हैं, वो हमने जो पहले पढ़ा वो था टैक्स प्लानिंग के स्टेप्स। अब आते हैं टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कितनी है हमारी, नेट टैक्सेबल इनकम कितनी है जिसपे हम टैक्स पे करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम। सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, बिजनेस प्रोफेशन है, अदर सोर्सेस है। ये 5 में से आप कौन से हेड से कमाते हो तो आप उसका टोटल करोगे। नेक्स्ट वन, लॉस फ्रॉम प्रीवियस ईयर। अरे हाँ, अरे यार मेरा तो लास्ट ईयर थोड़ा बहुत नुकसान हो गया था, लेकिन उस नुकसान का मैं बेनिफिट नहीं उठा सका, तो चलो क्यों ना मैं इस साल जो मैंने इनकम कमाई है उसके साथ मैं इसको सेट ऑफ कर दूं। सेट ऑफ यानी कि लास्ट का जो लॉसेस है आप करंट इनकम के साथ सेट करोगे, ठीक है। मान लो लास्ट का आपका 10,000 का लॉस था और इस साल आपकी 1 लाख की नेट टैक्सेबल मतलब टोटल इनकम है डिफरेंट हेड से, और आप उसमें से 10,000 माइनस करके 90,000 रुपए आपकी टैक्सेबल इनकम आएगी, है कि नहीं। उसके बाद आप डिडक्शन लोगे, हाँ भाई मेरा जो लॉस था उसको मैंने सेट ऑफ कर दिया, अब मेरे कुछ डिडक्शन है जो मेरी ग्रॉस लायबिलिटी को कम करेंगे, मेरी जो ग्रॉस टैक्सेबल लायबिलिटी उसको कम करेंगे, तो मैं डिडक्शन का भी उपयोग करूंगा, ठीक है। अब ये करने के बाद राउंडिंग ऑफ टोटल ग्रॉस इनकम, ठीक है। अब ये राउंडिंग ऑफ क्या होता है, मैं बोलता हूं कि मेरी इनकम है 10 लाख, छोड़िए 10 लाख बहुत बड़ी अमाउंट हो गई, 1 लाख पे ही आते हैं, ठीक है। आपकी नेट टैक्सेबल इनकम आई 1,55,651 रुपए, तो गवर्नमेंट बोलती है ना बेटा ना, ऐसा मत कर, तू इसको राउंड ऑफ कर। इसको राउंड ऑफ करेंगे 1,55,650, मतलब आपकी जो भी इनकम है एट दी एंड 0 आना चाहिए, कोई भी अदर न्यूमेरिकल फिगर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी जो ग्रॉस इनकम है उसका लास्ट डिजिट 5 है तो आप नेक्स्ट मतलब आप राउंड अप करोगे, कब तक, तो क्या 10, 20, ओके, ये स्लैब्स है 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम लास्ट 2 डिजिट सपोज 55 है तो आप उसको 60 करोगे, अगर सपोज 54 है तो आप उसको 50 ही रखोगे, ठीक है। राउंड डाउन एंड राउंड अप इनकम को हम करते हैं। एंड लास्ट, नेचर ऑफ एसएससी। एसएससी कौन से नेचर का है, क्या वो इंडिविजुअल है, क्या वो एचयूएफ है, क्या वो एओआई है या बीओआई है या आर्टिफिशियल पर्सन है या वो कंपनी है, ये भी तो डिफाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज
कैसे होगा, ठीक है। तो ये थे टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करने के लिए स्टेप्स और टैक्स लायबिलिटी किस तरह से डिटरमाइन करना है उस हिसाब से। तो यहां का ये चैप्टर खत्म होता है, हमारा पहला चैप्टर टैक्स प्लानिंग कॉन्सेप्ट्स एंड उसके ऑब्जेक्टिव। बहुत कुछ हमने इसमें सीखा है, ठीक है। यही बेसिक्स पॉइंट्स को हमको याद रखना है, अगेन एंड अगेन रिवाइज करते रहना, ठीक है। टैक्सेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, ना ही सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट लेकिन अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि टैक्स सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट ही पे नहीं करता है, हर एक एसएससी पे करता है, हर एक इंडियन सिटीजन पे करता है, क्यों ना वो साइंस का हो, आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो या फिर कोई भी स्ट्रीम का हो, ठीक है। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विथ अवर न्यू एंड ब्रांड न्यू चैप्टर, नेम इज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। टिल दैट गुड डे। और हाँ, नए हो इस चैनल पे, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर कोई भी डाउट्स हो, जो भी अब तक हमने पढ़ा है, देन कमेंट योर डाउट इन कमेंट बॉक्स, ओके। टिल दैट हैव अ गुड डे, टेक केयर।